तो बच्चों पहले आप मुझे बताओ कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। कल की क्लास में बताओ। सर कल क्लास नहीं थी। नहीं कल मतलब सैटरडे लास्ट क्लास में, कल नहीं थी। कल सैटरडे को प्योर रेजिस्टेंस एलसीआर बढ़ा था कल हमने लास्ट क्लास में, और पावर और रेजोनेंस ऑफ एसएल। पावर और इसका रेजोनेंस बढ़ा था, यही पढ़ा था। यस सर। आज हम पढ़ने वाले हैं देखो पावर के बारे में, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, पावर फैक्टर। तो आज मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा पावर फैक्टर का, और आज क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और ऑसिलेशन इन प्योर इंडक्टर एंड कैपेसिटर। सर एक सर्किट होगा जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर होगा, उसमें कैसे ऑसिलेशन होता है वो चीज देखेंगे, और हम आरएलसी सर्किट पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और पावर फैक्टर पे भी क्वेश्चन करेंगे। तो आज क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, थ्योरी कम करेंगे, ठीक है। यस सर। ओके, तो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं, ये लास्ट क्लास हम पढ़ चुके हैं पावर फैक्टर का फॉर्मूला। यस सर। लास्ट क्लास में ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पी ए वी इक्वल टू एवरेज पावर इक्वल टू ई वी आई वी कॉस फाइव, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। और पावर फैक्टर अब हम देखते हैं, हमने ये भी पढ़ चुके हैं कि पावर फैक्टर जो पावर होगा वो प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर में वाले सर्किट्स में क्या होगा। प्योर रेजिस्टेंस वाले में हमने देखा था कि EV आया था, और प्योर इंडक्टर वाले में हमने देखा था क्योंकि फेज डिफरेंस 90 डिग्री था, फेज डिफरेंस 90 डिग्री था इसीलिए 0 आया था इंडक्टर में। सिमिलरली लीड कर रहा था कैपेसिटर में 90 डिग्री से, तो उसमें भी 0 आया था। ये हम लास्ट क्लास में सारी चीजें देख चुके हैं, देख चुके हैं ना लास्ट क्लास। अब हम मेनली आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन करो, पहले आप स्टार्ट करो, क्वेश्चन को करना स्टार्ट करो। आज क्वेश्चन ज्यादा करेंगे हम अपन लोग। आपको देता हूं मैं इसके लिए 3 मिनट्स। 22 हो रहा है, 25 पे पूछूंगा आपसे, ठीक है। 3 मिनट दिए आपको इस क्वेश्चन के लिए। वैसे नीट में 3 मिनट मिलते नहीं है, नीट में 1 मिनट मिलता है, बट ठीक है कोई नहीं, थोड़ी सी वो कर देते हैं, आप ऊपर रहे हमें। नेहा कुमारी, यस सर। ऑनेस्टली किया है आंसर आपने क्वेश्चन? यस सर, ये पिछली क्लास में दिया था आपने, फिर मैंने कर लिया था उसी टाइम पे। पिछली क्लास में दिया था, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है। हाँ नीता, कितना आंसर आया दोनों लोग बताओ, नीता और नेहा? फिर ऑप्शन 0.8। मैं लास्ट क्लास में वैसे दिखाया था इस क्वेश्चन को, यस यस। क्योंकि थोड़ा सा फास्ट हो गया था वो, इस वजह से मैंने दोबारा डाला है वो, कि हो सकता है किसी को समझ में आया हो ना आया हो। तो हम दोबारा देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं फिर से। कि हमें दे रखा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। यानी कि सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन का सबसे पहला फंडा कि हमें पहले गिवन डाटा देखना। गिवन डाटा क्या है भाई हमारा? थोड़ा रेड कलर हटाते हैं, आंखों में चुभता है रेड कलर, ग्रीन कलर ले लेते हैं, अलग कलर लेते हैं ना। आज काफी टाइम हो गया इन कलर्स को यूज किए हुए, इसको यूज करते हैं। अरे ये तो कम दिखेगा। येलो ले लें, ठीक है चलो येलो ले लो। ब्लू। येलो क्या था? अरे नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लू से कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, गिवन डाटा पहले हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। अक्रॉस वी आर की वैल्यू क्या है मेरी? 80 वोल्ट। 80 वोल्ट। सिमिलरली कैपेसिटर के अक्रॉस कितना है? 40। 40 वोल्ट। और इंडक्टर के अक्रॉस कितना है? इंडक्टर यानी कि एल के अक्रॉस कितना है? 100 वोल्ट। तो आपको अगर याद हो लास्ट टू लास्ट क्लास का cos 5, पावर फैक्टर क्या होता है मेरा? पावर फैक्टर क्या होता है? cos 5 क्या होता है मेरा? cos 5 क्या होता है फॉर्मूला? R अपॉन जेड, R अपॉन जेड। तो अब देखोगे cos 5 इक्वल टू R अपॉन जेड।
तो क्या मैं यहाँ पे आई का मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं, आई का मल्टीप्लाई नीचे कर दूं, आई आर डिवाइडेड बाई आई जेड कर दिया। तो आप देखोगे आई आर को क्या मैं बोल दूं, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, यस सर। और आई जेड क्या होगा, आई जेड टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि आप बोलो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट। आपको याद है कि वी एक्स, जैसे हम लिखते थे ना जेड, जेड का फॉर्मूला था अंडर रूट में, क्या था जेड का फॉर्मूला, बोलो यार, R square plus आर स्क्वायर X प्लस square एक्स एल माइनस के एक्स होल। square सिमिलरली हमारा V का भी फॉर्मूला था पूरे सर्किट में, सेम टू सेम, क्या था, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल एल माइनस के VC का होल स्क्वायर, यही होता था फॉर्मूला। यस तो आप यही करो इसमें, यहाँ पे भी वही करो, यहाँ पे भी वही करो कि cos फाई हमें निकालना है, मान लो cos फाई हमें निकालना है, तो वी आर आपका सेम रहेगा, नीचे क्या करो उसकी वैल्यू डाल दो बस, वी आर सर्कल की क्या करो, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस के VC का होल स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। अब इसमें इसमें ओनली वैल्यू पुट करनी है, ऊपर क्या 80 वोल्ट, वी आर की वैल्यू 80 है और वी आर की वैल्यू 80 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में क्या आएगा 100 माइनस के 60 का होल स्क्वायर। अरे एक्सएल की वैल्यू, सॉरी वीएल की वैल्यू 100 है, तो अब देखोगे यहाँ से आएगा 80 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 80 का स्क्वायर क्या होगा 6400 यस सर। प्लस प्लस देखो यहाँ से क्या बचेगा 40 40 है, ये 40 है, नहीं नहीं बेटा ये 40 है ना, ये 60 नहीं 40 है, 40 है ना, देखो पीसी की वैल्यू 40 है, तो यहाँ से बचेगा 60 यानी कि 3600। तो आप देखोगे 80 डिवाइडेड बाई ये 10,000 हो जाएगा, 10,000 का अंडर रूट क्या होगा 100 होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो आप देखोगे cos फाई क्या आ गया आपका, क्या 0.8 आ जाएगा। यस सर। तो काफी लोगों ने ऑप्शन सी इज करेक्ट, काफी लोगों का आ गया था ये आंसर। यस सर। yes sir ओके चलो इस क्वेश्चन को देखो यार, ये भी करवाया था क्या लास्ट क्लास में, नो सर। No, sir. इस क्वेश्चन को, इसके लिए भी आपको क्या कितना टाइम देता हूँ मैं, 4 मिनट देता हूँ इसके लिए, इसके लिए 4 मिनट इसलिए देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ट्रिक है इसमें, थोड़ी सी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है बस, ज्यादा ट्रिक नहीं है वैसे, छोटी सी ट्रिक है, उसको आप पार कर गए तो मतलब बल्ले बल्ले है फिर आपका। कितनी था लेगा भी कितनी। हाँ पूजा 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 म्यूट करो। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर कर रहे हैं। ओके करो, तो कर रहे हैं। आई एम वेटिंग वेटिंग। क्वेश्चन करो ऑनेस्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ में किया करो। भले ही फॉर्मूला चीटिंग कर लो, फॉर्मूला शीट से आप अपनी फॉर्मूला शीट बनाई है ना सबने, यस सर। हाँ फॉर्मूला शीट से फॉर्मूला चीटिंग भले ही कर लो, लेकिन कोई बात नहीं है,
क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं तो चीटिंग कर सकते हैं, धीमे धीमे याद हो जाएंगे सारे फॉर्मूले, लेकिन ऐसा नहीं कि गूगल सर्च करके क्वेश्चन करो, क्योंकि नीट का क्वेश्चन है। अगर आप खुद से करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा बेटा मैं कि हाँ मैं नीट के क्वेश्चन कर पा रहा हूँ और मेरा नीट में होगा। चीटिंग करके कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इसे जो करो खुद से, भले ही गलत आए बट करो खुद से। सर आप करवा दो। तो आया किसी का आंसर? क्या कर रहे हैं जी? कौन है म्यूट म्यूट पर पूजा पूजा म्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट मत किया करो, जब काम पड़े तभी अनम्यूट किया करो, अदरवाइज मत किया करो ना। तानिया हाँ बताओ आंसर, आंसर आया क्या? सर ऑप्शन डी। ओके देखते हैं क्या आता है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम आपको याद हो अगर तो क्या, यहाँ पे पहले गिवन डाटा लिखते हैं क्या गिवन है हमें, ठीक है। अच्छा एक बच्चे की फरमाइश थी कि ब्लू कलर से करूँ है ना, इससे चलो। तो सबसे पहले मैं देखा इंडक्टर का इंडक्टेंस दिया हुआ है मुझे क्या, कितना एल दे रखा है, कितना 20 हेनरी। तो क्या मैं इसको 20 इंटू 10⁻³ हेनरी लिख सकता हूँ ना। सिमिलरली मुझे दे रखा है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे रखा है, सी दे रखा है मुझे कितना 50 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड। अब तीसरा दे रखा है मुझे रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर कितना 40 ओम। और एक चीज और दे रखी है V इक्वल टू 10 sin 340t। अच्छा इसको कंपेयर करूं, कंपेयर बेहतर, कंपेयर विद इक्वेशन क्या V इक्वल टू V0 sin ओमेगा t। तो क्या मेरा V0 यहां से आ जाएगा, V0 कितना आएगा 10 वोल्ट। क्या मेरा ओमेगा 340 रेडियन पर सेकंड आएगा, आएगा? यस इतना क्लियर है कैसे निकाला है हमने ये? यस अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको याद हो तो क्या P का फॉर्मूला I स्क्वायर R होता था वर्चुअल है एवरेज। अब एक बात तो आई वी हमें निकालने के लिए क्या चाहिए, आई वी निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, या फिर IRMS क्या होता था, I0 अपॉन क्या होता था √2 होता था कि नहीं। यस सर। अब मेरे पास I0 है नहीं, I0 है नहीं तो क्या मैं IRMS, क्या ये भी होता था मेरा कि VRMS डिवाइडेड बाई Z, क्या ये भी होता था मेरा यस सर। VRMS डिवाइडेड बाई Z, ये भी तो लिख सकते हैं हम,
अरे Yes, जेड yes, क्या था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जेड क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हो आप, तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हो। तो जैसे वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड। क्या कौन जेड लिखते बेटा, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। तो आप देखोगे एवरेज पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा देखो। एवरेज पावर इक्वल टू आई वी को क्या मैं लिख दूं? आई वी को वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड लिख दूं कि नहीं? ये सो डिवाइडेड बाई जेड का स्क्वायर इनटू आर। यहाँ तक क्लियर है सबको कैसे किया है? yes. अब जरा देखो, अब जरा देखो, क्या वी आर एम एस ये निकालना है? क्या आपको याद है वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट? क्योंकि मेरे पास वी नॉट है, मैक्सिमम वैल्यू है क्या मेरी? वी आर एम एस वी नॉट डिवाइडेड बाई √2 होती थी, याद है वी आर एम एस फॉर्मूला? तो यहाँ पे वी आर एम एस की वैल्यू पुट करोगे आप, वी आर एम एस की वैल्यू पुट करोगे क्या? वी नॉट डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू 1 अपॉन जेड। जेड का क्या होता है फॉर्मूला बताओ जरा, जेड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस यही होता है, यही होता है सबका। अब देखो हमारा क्या आया, अब देखो कि आर वी नॉट डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, अच्छा इनको क्या आप आर स्क्वायर प्लस, हमें क्या पता है? एल पता है, सी पता है, आर पता है, हमें एक्सएल तो पता ही नहीं, एक्स सी भी नहीं पता है। क्या हम एक्सएल और एक्स सी को, एक्सएल को क्या लिख सकते हैं हम? ओमेगा एल लिखते थे, ओमेगा तो क्या 1 अपॉन ओमेगा सी लिखते थे? तो इसको हम वही करने वाले हैं कि एक्सएल को लिखेंगे ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। कोई डाउट? किसी को डाउट कोई? नो सर। क्या करो बेटा? किसी की कोई कुछ पूछना चाह रहा है लेकिन उनकी वॉइस बहुत कम है। सर ये बोल रहे रिपीट करना। ओके रिपीट। हाँ, तो जैसे हमने यहाँ पे वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड का होल स्क्वायर इंटू आर, ये क्लियर है बेटा? ये हाथ से क्लियर है? देखो ये, हाँ बेटा कोई कुछ और पूछने जा रहा है कोई? बेटा पहले उनको एक्सप्लेन कर दो फिर आपको बताता हूँ, ठीक है? तो हाँ सर मैंने इस जब ये वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसमें 2 बल्कि क्लासेस नहीं लगवाई थी, तो अभी मुझे ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो बेटा ये आपकी गलती है ना, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? आपको रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए थी इससे पहले। इस पे हम डिस्कशन बाद में करेंगे बेटा, ठीक है? अभी क्लास को थोड़ा कंटिन्यू रहने दो, क्योंकि जो चीजें हमें पढ़ानी है, बाकी लोग 50 लोग और भी है ना, तो आपका ये डिस्कशन क्लास के बाद में करेंगे, ठीक है? बैठे लास्ट में रुक जाना। कर सकता हूँ क्या सर? अभी फिर मैं लीव कर सकती हूँ? नहीं, अभी फिर लीव करने से कोई फायदा नहीं है ना आपको। जितना समझ में आ रहा है उतना देखो, और जो रिकॉर्डिंग्स होंगी लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स की, उन वेबसाइट से जाकर उन रिकॉर्डिंग्स को देख लेना, तब तो समझ में आएगा ना। यस सर। हाँ ऐसा ही करना, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है बेटा। अब देखो यहाँ से वी नॉट डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर, तो देखो 1 अपॉन जो जेड थी उसको मैंने बाहर रखा, 1 अपॉन जेड का स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर है, इसका क्या है? स्क्वायर है भाई। 1 अपॉन जेड स्क्वायर है कि नहीं है? है ना? 1 अपॉन जेड स्क्वायर है, तो ये अंडर, तो यहाँ से ये अंडर हट जाएगा। अगर आप आगे जाके सॉल्व करोगे तो ये अंडर हट जाएगा, ये अंडर स्क्वायर की वजह से, ये स्क्वायर है उस पर अंडर है, तो उस अंडर हट जाएगा, तो आपका ये बचेगा नीचे। अगर आप अब क्या करोगे, सिंपल वैल्यू पुट कर दो, बस सिंपल वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। आर कितना है मेरा? आर है 40 इंटू वी नॉट क्या है? देखो यहाँ पे वी नॉट डिवाइडेड बाई √2 है, वी नॉट क्या है हमारा? 10 डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है मेरा? आर क्या है? 40 का स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या है? ओमेगा 340 इंटू एल क्या है? एल क्या है? एल बताओ। 20 into 10 to the power minus 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा क्या है? 340
इंटू क्या सी क्या मेरा 50 इंटू 10 पावर -6 इसका होल स्क्वायर। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर आएगा 0.51 वोल्ट। तो ये आपका ऑप्शन डी होगा। बेटा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कैलकुलेशन में टाइम बताएंगे फालतू में क्या है। और ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने नहीं है, लेकिन क्यों पता, ये देखो कैलकुलेशन नीचे दिख रही कितनी कैलकुलेशन है। इस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप 10 मिनट बर्बाद करोगे। इससे अच्छा उसकी जगह आप 10 नए क्वेश्चन देख लो, उन 10 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन आप सही कर लोगे। ये क्वेश्चन करने तो होते हैं लेकिन लास्ट के लिए छोड़े जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमेशा लास्ट के लिए छोड़ना है भाई, करना नहीं है तो हम पढ़ क्यों रहे थे। हमें ऐसे क्वेश्चन कब करने होते हैं, लास्ट ऑफ द लेक्चर, जब हमारा नीट का पेपर देंगे और हमारा लास्ट टाइम चल रहा होगा ना, जैसे अभी हमारे सारे क्वेश्चन जो आ रहे थे वो हो चुके हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन आ रहा था लेकिन कैलकुलेशन हमें ज्यादा लग रही है इसमें, इसीलिए हमने छोड़ रखा था। अब करते हैं इसको, तब जाके ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और ये चीज आप संडे वाले टेस्ट में भी अप्लाई किया करो, संडे वाले टेस्ट में भी ऐसे अप्लाई किया करो, बाकी सारी चीजें। अब देखो हम करते हैं एलसी ऑसिलेशन, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, इंडक्टर का काम क्या होता है। इंडक्टर का काम, इंडक्टर को अगर वेरिंग करंट अगर इंक्रीजिंग करंट दूंगा क्या उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। यस सर। डिक्रीजिंग करंट दूंगा क्या उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। यस सर। बस इसी फंडे का एग्जैक्ट यूज होने वाला है। जैसे मान लो, अच्छा एक चीज आपने देखी है कभी कि एक कैपेसिटर जो आपके पंखे में लगा होता है, घर के पंखे में लगा होता है, उसको कभी आपने निकाला, आप मान लो पंखा फूक गया आपका और पंखे निकाल के आपने नीचे निकाला और आपने कैपेसिटर को निकाल लिया बाहर। फिर आप जब मान लो वो कैपेसिटर चार्ज है फुल्ली चार्ज है, तो आप उसके वायर को एक दूसरे से जैसे टच करोगे ना, फॉर अ माइक्रो सेकेंड के लिए उसमें एक स्पार्क जनरेट होगा। होता है कि नहीं, किसी ने देखा है ऐसा। यस सर। हाँ, तो स्पार्क जनरेट होता है फॉर अ माइक्रो सेकेंड। वो क्यों होता है, क्योंकि देखो एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक नेगेटिवली चार्ज होती है, तो चार्ज का ट्रांसफर होता है। चार्ज दोनों एक दूसरे को अटैक करते हैं, उसको सर्किट कंप्लीट हो जाता है। जब आप टच करते हो एक वायर से दूसरे वायर को, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, चार्ज होता है ट्रांसफर। तो उस चार्ज के ट्रांसफर होने की वजह से उसमें एक स्पार्क जनरेट होता है। समझ में आई वो स्पार्क क्यों जनरेट होता है। तो चार्ज क्या करता है। हाँ मनीषा बेटा माइक ऑफ कर लिया करो तुरंत, ठीक है। तो देखो जब आपका टाइम 0 था, यानी कि इनिशियली हमने लिया है कि चार्ज्ड कैपेसिटर जो कि इनिशियली फुल्ली चार्ज था वो, तो जैसे ही हमने 0 टाइम पे लिया हमारा करंट 0 था, तो हमारी जो टोटल एनर्जी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना कैपेसिटर में, पॉजिटिव जो प्लेट थी उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाती है कि नहीं। जैसे ही हमारा कुछ टाइम बीतेगा, सर्किट क्लोज हो गया, तो क्या यहाँ से पॉजिटिव चार्ज दौड़ के नेगेटिव की तरफ भागेंगे। या फिर ये ले लो कि नेगेटिव चार्ज दौड़ के पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, कुछ भी ले लो, एक को ले लो। अब मैं पॉजिटिव को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमारी करंट की भी वही डायरेक्शन रहेगी ना, इसीलिए मैं पॉजिटिव चार्ज को ले रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, इनिशियली 0 थी, कुछ चार्ज का फ्लो होगा तो क्या यहाँ पे कुछ करंट आएगा। मतलब करंट में चेंज हो रहा है, 0 से कुछ करंट की वैल्यू हो रही है तो करंट में चेंज हो रहा है। करंट का चेंज इंडक्टर से नहीं सहा जाएगा। इंडक्टर क्या कहता है, भैया अगर कुछ भी चेंज करोगे तो मैं उसका क्या करूंगा, अपोज करूंगा। इनिशियली करंट 0 थी, फाइनल में बीच में जाके कुछ t/8 टाइम पे कुछ करंट हुई, तो क्या ये उस करंट का अपोज कर रहा होगा। तो ये उस करंट का अपोज कर रहा होगा, तो उस टाइम पे क्या इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी इंडक्टर में। तो हम बोलेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू होगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों में सेम एनर्जी। अब जैसे थोड़ा सा टाइम और बीता, जैसे कि मान लो 2t/8 टाइम हो गया, 2t/8 टाइम हो गया, यानी कि 1t/4 टाइम हो गया मैक्सिमम करंट वाली कंडीशन। मैक्सिमम करंट वाली कंडीशन क्या कहना चाहिए,
सारा का सारा चार्ज पॉजिटिव प्लेट से फ्लो होके नेगेटिव प्लेट पे आ गया, तो क्या न्यूट्रल हो जाएगा हमारा कैपेसिटर? यस सर। हो जाएगा ना न्यूट्रल। अब एक बात बताओ मुझे, जैसे ही न्यूट्रल होगा तो जस्ट न्यूट्रल से पहले क्या मेरा Yes, sir. करंट मैक्सिमम होगा, आई नॉट होगा उस टाइम पे करंट, यस सर। मेरा करंट मैक्सिमम होगा ना उस टाइम पे, मेरा करंट होगा Yes. आई नॉट। अच्छा, आई नॉट करंट से जैसे न्यूट्रल हुआ, क्या जीरो होगा करंट एक साथ? यस सर। भाई चार्ज अगर जीरो हो गया कैपेसिटर पर तो भाई करंट जीरो हो जाएगा। तो अगर करंट जीरो होगा तो इंडक्टर क्या बोलेगा, भाई मैं तुझे जल्दी जीरो नहीं होने दूंगा, मैं तेरा साथ दूंगा तुझको इंक्रीज करने में। समझ रहे हो बात को? यस सर। पहले इंडक्टर क्या कर रहा था, पहले इंडक्टर क्या कर रहा था, करंट को बढ़ने नहीं दे रहा था, अब करंट को घटने नहीं देगा। तो जैसे ही अभी देखो इस वाली कंडीशन में क्या हुआ, कैपेसिटर पे नो एनर्जी, कैपेसिटर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जीरो एनर्जी हो गई और इंडक्टर पे मैक्सिमम एनर्जी हो गई। इस स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे जाके, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, थर्ड स्टेज पे जाके कैपेसिटर सोच रहा है कि मेरे पास अब कोई चार्ज नहीं रहा, अब मैं ना आराम से सोऊंगा, रेस्ट करूंगा आराम से, मुझे कोई चार्ज का फ्लो नहीं कराना, मेरे पास कोई प्रेशर है ही नहीं, अब कोई प्रेशर नहीं है, मैं मजे करूंगा। लेकिन इंडक्टर उस टाइम पे क्या बोल रहा है, इंडक्टर ने बोला कि भैया, हाँ कि इंडक्टर बोल रहा है कि तुझे जीरो बेटा आपकी वॉइस बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे, किसी और को सुनाई दे रही है क्या? नो सर। ब्रेक हो रही बेटा, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस, ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस, मुझे नहीं पता चला आप क्या पूछना चाह रहे हो। तो देखो जैसे ही हमारा कैपेसिटर के चार्ज खत्म हुआ तो हमारा मैक्सिमम करंट पहुंच गया, मैक्सिमम करंट पहुंच गया तो सारी की सारी एनर्जी जो कैपेसिटर की थी वो स्टोर हो गई हमारी इंडक्टर में। अब इंडक्टर क्या करेगा, जीरो करंट होना चाह रहा है, मैक्सिमम करंट से जीरो करंट होना चाह रहा है, इंडक्टर उसको एक साथ जीरो नहीं होने देगा। वो क्या करेगा, कुछ टाइम में लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि वो खुद करंट कुछ बना के सप्लाई करने लग जाएगा, खुद कुछ करंट बना के सप्लाई करने लग जाएगा। जैसे यहां से कुछ नेगेटिव चार्ज को उठा के ऊपर ले जाके रख देगा, नेगेटिव चार्ज को उठा के ऊपर ले जाके, ये कौन कर रहा है, इंडक्टर कर रहा है। कौन कर रहा है, ये इंडक्टर कर रहा है। यहां तक कैपेसिटर कर रहा था, यहां तक थर्ड तक कैपेसिटर कर रहा था, फोर्थ में इंडक्टर कर रहा है। अब जैसे ही इसने थोड़ा सा चार्ज उठा के रखा, कुछ एनर्जी अभी भी है इसके पास में, अब जैसे ही थोड़ा सा और टाइम हुआ तो इंडक्टर ने क्या किया, पूरी एनर्जी अपनी जो पूरी ताकत थी वो लगा दी नेगेटिव चार्ज ऊपर वाली प्लेट को रखने में और पॉजिटिव चार्ज नीचे की प्लेट का। तो अब इस टाइम तक मान लो आप, टाइम हो गया T/2 का मतलब है हाफ साइकिल कंप्लीट हो गई। हाफ साइकिल में उसने क्या किया, जस्ट इनिशियल कंडीशन का उल्टा कर दिया। ये कौन कर रहा है, कैपेसिटर कर रहा है। ये कंडीशन कौन लेके आया है, सॉरी इंडक्टर लेके आया है। इंडक्टर ने क्या किया कि नेगेटिव एनर्जी, अब जो इंड्यूस्ड करंट थी उसके कारण पोलैरिटी चेंज हो गई हमारे कैपेसिटर। अब इंडक्टर बोल रहा है भैया हमारे पास कोई एनर्जी नहीं है। यहाँ पे देखो इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कैपेसिटर पर मैक्सिमम एनर्जी हो गई। अब क्या बोला इंडक्टर, अब भाई सर्किट को ऐसा करो, शांत कर दो, सब कुछ बंद करके आराम से दोनों भाई सोते हैं। अब कैपेसिटर बोल रहा है भैया तुमने मुझे एनर्जी दे दी बहुत सारी, अब मैं नहीं बैठूंगा, मैं क्या करूंगा, फिर से चार्ज का फ्लो करूंगा। क्या करूंगा, फिर से चार्ज का फ्लो करवाऊंगा। तो कैपेसिटर ने फिर से चार्ज का फ्लो, पॉजिटिव चार्ज जैसे दौड़ के जाने लगे। अब ये कौन कर रहा है, 6 में कौन कर रहा है, कैपेसिटर। अब यहां पे फिर से कैपेसिटर करने लगा। कैपेसिटर ने क्या किया, नीचे वाली प्लेट से पॉजिटिव चार्ज को खींच के ऊपर की तरफ रखने लगा। क्या अब फिर से द्वारा से आपका इंडक्टर एनर्जी स्टोर करने लगेगा, यस सर। फिर से एनर्जी स्टोर करने लगेगा कैपेसिटर, इंडक्टर अब दोबारा से एनर्जी स्टोर करने लगा। तो फिर से वही कंडीशन आ गई न्यूट्रल वाली कि कैपेसिटर ने अपनी पूरी एनर्जी चार्ज को ऊपर वाली प्लेट में पहुंचाने में लगा, न्यूट्रल होने में लगा दी। तो आप उतने ही टाइम में आपका इंडक्टर चार्ज हो गया। ये क्या हो गया, इसके पास टोटल एनर्जी कितनी आ गई, यू की जीरो हो गई, ये मैक्सिमम टोटल एनर्जी इंडक्टर पे आ गई। अब कैपेसिटर बोला भैया अब सोते हैं, अब आराम से दोनों भाई मिल के सोते हैं कि अब कोई नहीं चार्ज का फ्लो करे। अब इंडक्टर बोल रहा है अब तुम पागल हो क्या, तुमने मुझे एनर्जी दे दी, अब तुम कह रहे हो सो गए, जब तुम्हारे पास एनर्जी थी तब तुम चार्ज फ्लो करा रहे थे,
अब मेरे पास एनर्जी, अब मैं करंट को एक साथ जीरो नहीं होने दूंगा। तो ये इंडक्टर बोलता है कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। हाँ कंटिन्यूअसली चलता है, इसीलिए तो बता रहा हूँ आपको। बट थोड़ा सा ऑसिलेशन ना एसएचएम को फॉलो करेगा। ये आइडियल कंडीशन है, बताऊंगा मैं भी, जस्ट इस प्रोसेस को समझो। तो जैसे ही इंडक्टर के पास एनर्जी थी तो इंडक्टर ने फिर से उसका उल्टा करना सब शुरू कर दिया, फिर से चार्ज उठा के नेगेटिव प्लेट से ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज रख दिए। तो जब आप फाइनल में देखोगे लास्ट, जैसे 7 6 7 8 9 वाले स्लाइड में देखोगे 9 और 1 दोनों सेम दिख रही होंगी आपको, दिख रही है? यस सर। क्या ये प्रोसेस समझ में आया कि कैसे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है कैपेसिटर से इंडक्टर पे, इंडक्टर से कैपेसिटर पे, कैपेसिटर इंडक्टर पे, इंडक्टर से कैपेसिटर पे, कैसे जुड़ रही है एनर्जी बीच में? अब ये जो कंडीशन होती है ये आइडियल कंडीशन होती है कि हम मान के चलते हैं, क्योंकि भाई ये जो वायर लगा हुआ है जिससे इंडक्टर बना हुआ है और जो वायर वायरिंग में लगा हुआ है, क्या उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? क्या बोला भाई उसका रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली ऐसा होगा, लेकिन हम थ्योरेटिकली मान के चलते हैं कि आइडियल कंडक्टर था जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं था, तब ये ऑसिलेशन पॉसिबल हो पाता। तो हम देखेंगे कि अगर ये आइडियल होता तो ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता, ये कभी रुकता ही नहीं। इन दोनों के बीच में ऑसिलेशन कभी रुक ही नहीं पाता। क्या ये ऑसिलेशन कैसे हो रहा है समझ में आया? एलसी सर्किट ऑसिलेशन ऑल क्लियर है सबको? यस सर। आगे बढ़े। अब हम देखते हैं कि अच्छा आपने एसएचएम पढ़ा था, एसएचएम में आपने देखा होगा अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब होता है कि उनमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, जैसा कि हमारा अभी पीछे वाले ऑसिलेशन हो रहे थे कि सेम एनर्जी आपके कैपेसिटर पर ट्रांसफर हो रही थी, सेम इंडक्टर पर, सेम कैपेसिटर सेम इंडक्टर, तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा था, ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट रह रही थी। तो उनको हम बोलते हैं क्या? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। और अगर उसमें कुछ फ्रिक्शन होता, जो मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, उसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड का मतलब होता है कि एनर्जी का कुछ लॉस हो रहा है। अब देखो यहाँ पे इनिशियली यहाँ तक एनर्जी थी पहली साइकिल में, दूसरी में देखो यहाँ पे आ गई, थर्ड में यहाँ तक आ गई, फोर्थ में यहाँ तक आ गई, फिफ्थ में यहाँ तक आ गई, सिक्स में यहाँ तक आ गई, सेवंथ में यहाँ तक आ गई। तो एनर्जी का हर बार क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। उनको हम बोलते हैं क्या? डैम्प्ड ऑसिलेशन, जिसमें कुछ आपने 11th में पढ़ा हुआ फ्रिक्शन के फॉर्म में डैम्प्ड, ये एसएचएम में पढ़ा जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, 11th का चैप्टर। अब इसके बेस पे अच्छा, क्या हमारे टोटल सिस्टम में पोटेंशियल जीरो होना चाहिए? यस सर। होना चाहिए कि नहीं? अगर आप साइन को कंसीडर करोगे तो क्या कैपेसिटर का पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर और अक्रॉस द इंडक्टर दोनों का सेम होना चाहिए, तभी तो जीरो होगा। यस सर। होगा ना? तो हम मान के चलते हैं कि हमारा इंडक्टर का कैपेसिटर, भाई इंडक्टर का ईएमएफ क्या होता है? एल डी आई ओवर डी टी होता है कि नहीं होता है? यस सर। और कैपेसिटर का क्या होता है? कैपेसिटर का क्या क्यू अपॉन सी होता है कि नहीं होता है? यस सर। दोनों को ऐड करके जीरो पुट कर दिया। तो अगर आपको याद हो तो क्या मैं आई को डी क्यू ओवर लिख सकता हूँ? यस सर। लिख सकता हूँ नहीं? तो अगर मुझे डी आई और डी निकालना है तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? डी टू क्यू ओवर डी टी होगा कि नहीं? समझ आया? डी आई ओवर डी टी, डी क्यू ओवर डी टी का क्या किया हमने? नहीं आया? रुकिए दोबारा बताता हूँ। जैसे आप करोगे डी ओवर डी टी, यहाँ पे पुट कर दो, डी ओवर डी टी पुट करो जरा, आई की जगह पे, आई की जगह पे, आपकी वॉइस कट हो रही है। डी क्यू ओवर, आवाज कर रही है? सही से आवाज कैसे कट सकती है? यस सर। यस सर। अच्छा अभी भी कट के आ रही है आवाज भी? आ रही है। अब क्लियर है? सर अभी आ रही है। यस। अब कैसे आ रही है? इसे एक हाथ से पकड़ लेता हूँ माइक को। हमारा फिर से कट रही है। अब कट के आ रही है। अब ठीक फिर से कट रही है। कट के आ रही है सर, आपकी आवाज बहुत कट रही है। अभी भी कट रही है आवाज? सर अभी क्लियर है। अब ठीक है। अब लोग क्या है? तो अब आ रही। अब क्लियर है? सर
Yes, तो sir. क्या Yes, ये sir. क्लियर है आपको कि कैसे डी ओवर डी टी को डी क्यू ओवर डी टी यहाँ पे आई पुट कर सकता हूँ मैं? Yes, sir. आई की Yes, जगह मैंने sir. डी क्यू ओवर डी पुट Yes, किया तो sir. क्या मैं इसको डी टू क्यू ओवर इसको लिखते हैं डी टी स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, डी आई ओवर डी टी की जगह क्या पुट करूंगा, डी टू क्यू ओवर डी टी स्क्वायर, डी टू क्यू ओवर। हम निकालना क्या चाह रहे हैं, हम ऐसा आवाज नहीं आ रही। इक्वेशन होती थी Sir, अब Sir. ना क्लास में, सर Sir, आवाज आपकी नहीं आ वॉइस रही। ब्रेक हो रही है. आवाज पता नहीं क्या हो रहा है। अभी आवाज आ रही है? yes, Yes, sir. yes, sir. ठीक है, मैंने ईयरफोन ही हटा दिया। जस्ट वेट, आज कैसे आवाज कटने के लिए पता नहीं। एक तो वेदर प्रॉब्लम, हमारे यहाँ भी बारिश हुई है अभी जस्ट, और हो रही है अभी टाइम पे भी, बट वाईफाई में तो आई थिंक दिक्कत नहीं होती है। चलो ठीक है, तो आपको ये क्लियर हुआ कि डी क्यू ओवर डी टी स्क्वायर कैसे हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डी आई ओवर डी टी के डी टू क्यू ओवर डी टी स्क्वायर किया, प्लस डी क्यू ओवर सी इक्वल टू 0। अब देखो इस एल को मैं क्या कर रहा हूँ, इसके नीचे लेके जा रहा हूँ। एल को हमने क्या किया, इसके नीचे लेके गए, तो यहाँ पे बचा डी टू क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस क्यू ओवर एल सी। अब देखो आपको याद हो, अगर हमने ओमेगा का एक्सप्रेशन निकाला था 1/√LC, याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. 1/LC को, यहाँ क्या है 1/LC को क्या मैं क्या करूंगा, ओमेगा स्क्वायर पुट करूंगा, तो मेरा एक्सप्रेशन आएगा डी टू क्यू ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो कि एसएचएम की इक्वेशन कुछ ऐसी होती थी कि डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर प्लस मान लो ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ऐसी एसएचएम की इक्वेशन होती है। क्या ये इक्वेशन और ये एसएचएम की इक्वेशन दोनों सिमिलर हैं? Yes, sir. सिमिलर है ना? Yes, sir. तो हमने ये फॉर्मूला एसएचएम की हेल्प से ही हम एक फॉर्मूला और भी बोल सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा या फिर बोलो ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। ये फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं, ये पहले हम ड्राइव कर चुके हैं, ये दोनों फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं पहले। Yes, sir. हैं? Yes, sir. तो क्या आपको ऑसिलेशन, एलसी सर्किट का ऑसिलेशन और उसके एसएचएम वाली प्रॉपर्टी क्लियर हुई सबको? Yes, Yes. sir. आगे बढ़े? Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। थोड़ा फास्ट करो क्योंकि टाइम उतना नहीं है कि आराम से करो। इसके लिए ओनली 1 मिनट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ओनली 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। Option B. ऑप्शन बी आ रहा है, किसी का ऑप्शन बी आया है? नीट 2016 का प्रॉब्लम है ये। ऑप्शन बी आया है किसी का, और किसी का आया आंसर? देखो ई कहाँ है इसमें, ई तो है ही नहीं बेटा। Sir, D. डी, अच्छा डी आ रहा है किसी का, और कुछ आया किसी का आंसर? वन मिनट हो चुका है, अब मैं करवाता हूँ। देखो सबसे पहले हम लास्ट ऑप्शन से ही ट्राई करते हैं। हम इसलिए बोला है कि कोई एक सिग्नल है Vt इक्वल टू V0 sin ओमेगा टी अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर। आइडियल कैपेसिटर मतलब प्योर कैपेसिटर वाली कंडीशन आपको याद रखनी चाहिए। प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर में मेरा आई क्या करता था, लीड करता था या लैग करता था? बोलो। Lead. लीड करता था।
आई लीड करता था कितने से, 90 डिग्री से। आई लीड करता था 90 डिग्री से। लास्ट ऑप्शन देखो, करंट आई लैग वोल्टेज 90 डिग्री, मतलब इसमें लैग बोल रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, गलत होगा, ये होगा कि नहीं, क्योंकि लैग बोल रहा है। यस सर। सी ऑप्शन देखो, करंट लीड वोल्टेज कितने से, 180 डिग्री, इसने 180 डिग्री बोल दिया, तो ये भी गलत होगा क्योंकि 90 डिग्री से लीड करता है। सी ऑप्शन देखो, करंट आईटी इज इन फेज विद वोल्टेज। देखो फेज में रेजिस्टेंस होता है, करंट और पोटेंशियल सेम फेज में प्योर रेजिस्टेंस के केस में होते हैं, न कि प्योर कैपेसिटर के केस में। तो ये भी गलत होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन। ए। देखोगे अगर आपको याद हो, ओवर अ फुल साइकिल कैपेसिटर द कैपेसिटर सी डज नॉट कंज्यूम एनी पावर। पावर फॉर अ कैपेसिटर क्या आया था, याद है आपको? अच्छा, फाई इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो आपको याद है पावर का फॉर्मूला क्या है, आईसी, वो सॉरी आईवी और वीवी कॉस फाई था कि नहीं था? यस सर। यस सर। आईवी इंटू वीवी कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। 0। पावर फॉर कैपेसिटर क्या है, 0। तो आपको पहले ही बोलना 0 चाहिए था, डज नॉट कंज्यूम। आज ही करवाया था मैंने, मतलब कल की क्लास में करा था, आज रिवाइज करवाया था आपको। क्लियर है कैसे ऑप्शन सी ए करेक्ट है? यस सर। ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी करो, लास्ट क्लास में मतलब लास्ट क्लास में आपके नहीं छोड़ा था, उसमें छोड़ा था, ठीक है। ये क्वेश्चन करो जरा फास्ट। इसमें एक चीज हिंट दे दूं आपको, ये ओनली आपको कंफ्यूज करने के लिए है, ये स्टेटमेंट ओनली आपको कंफ्यूज करेगा बस, और कुछ नहीं करेगा ये स्टेटमेंट, कुछ नहीं करना है इसका। आपको पूछा क्या है, 100 ओम रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर ऑफ 100 ओम रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम का, कैपेसिटर 100 ओम का है, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 220 वोल्ट, कैपेसिटर ऑफ 100 ओम, रिएक्टेंस दे रखा है, सॉरी कैपेसिटेंस दे रखा है, एक्सएल दे रखा है आपको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और आपको आर दे रखा है। और देखो अगर आपको वोल्टेज के साथ में कुछ भी नहीं दे रखा है तो क्या होता है, वो वी आर एम एस की वैल्यू दे रखी है आपको 220। देखो पीक वैल्यू ऑफ द करंट पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू यानी कि आई नॉट की वैल्यू पूछा है, क्या मेरा आई नॉट की वैल्यू में बोल दूं वी नॉट अपॉन जेड, हुआ कि नहीं, वी नॉट अपॉन जेड। अब आप पता करो यस सर। कि मुझे आरएमएस पता है, मुझे चाहिए वी नॉट, और वी जेड तो मैं इजीली निकाल लूंगा, मुझे वी नॉट चाहिए, कैसे निकालोगे? वी आर एम एस और वी नॉट के बीच में एक रिलेशन होता था, मैंने बताया था आपको, इससे ज्यादा हिंट क्या दूंगा, अब तो कर दो, अब तो कर दो इसको। नहीं। ऑप्शन ए आया है मनीषा का, हो रहा है कि नहीं ये बताओ पहले मुझे। मनीषा का ऑप्शन ए आया है, ओके करो करो, 1 मिनट और दिया आपको।
चलो करवाते हैं हम। देखो VRMS हमें दिया है, हमें V नॉट चाहिए I नॉट के लिए, तो हम क्या हमें पता है VRMS का फॉर्मूला V नॉट डिवाइडेड बाई √2 होता है। VRMS हमें 220 दे रखा है, V नॉट हमें निकालना है, √2 नीचे है, तो क्या मैं बोल दूं कि V नॉट इक्वल टू मेरा आएगा 220 √2 सॉरी 220 √2 वोल्ट आएगा कि नहीं। अब मुझे रिएक्टेंस निकालना है, रिएक्टेंस और चाहिए, तो क्या मैं Z निकाल दूं अंडर रूट में। देखो यहाँ पर क्या नहीं दिया है, इंडक्टर नहीं दिया है, तो क्या मैं R² प्लस XC का स्क्वायर बोल सकता हूँ ओनली। तो इसको देखोगे R कितना है मेरा 100 का स्क्वायर प्लस XC कितना है मेरा 100 का स्क्वायर, तो मेरा क्या आएगा 100 √2 ओम आएगा कि नहीं आएगा ना। यस सर। अब फाइनल मुझे चाहिए क्या, करंट चाहिए, मैक्सिमम करंट। I नॉट क्या होगा मेरा V नॉट डिवाइडेड बाई Z। V नॉट क्या है मेरा V नॉट हमने निकाला है 220 √2 डिवाइडेड बाई 100 √2, तो √2 से √2 कट गया और यहाँ से 0 से 0 ये 2.2 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है सबको। यस सर। डाउट किसको इस क्वेश्चन में। नो सर। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन और है, इसको और करो जरा, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बहुत। एन AC voltage is applied to a resistor and inductor L in the series। इसमें क्या दे रखा है, रजिस्टर और इंडक्टर दे रखा है। इफ R and इंडक्टिव रिएक्टेंस बोथ आर इक्वल, यानी कि R और XL दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है 3 ओम। इक्वल इसमें दे रखा है R इक्वल टू XL इक्वल टू 3 ओम। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ये मान लो आपका R है और इधर क्या होता था XL माइनस के XC था कि नहीं था, फेज डायग्राम बता दो। और ये क्या था मेरा Z था, तो क्या मैं यहाँ से अगर लूं तो यहाँ से अगर मैं कंपोनेंट, क्या मेरा ये होगा XL माइनस के XC यस सर है, और ये मेरा Z है और ये R है, ये एंगल अगर फाई है, तो यहाँ से मुझे 10 फाई अगर निकालना है, 10 फाई अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा फेज डिफरेंस के लिए 10 फाई क्या होगा, 10 फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं होता है। यस सर परपेंडिकुलर क्या होगा XL माइनस XC क्या है R। देखो यहाँ पे C है ही नहीं, C है नहीं तो मैं क्या करूंगा, इसको 0 मान लूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, क्या XL डिवाइडेड बाई R आ जाएगा, आएगा ना। यस सर और XL क्या है मेरा 3 है, R क्या है मेरा 3 है, क्या मेरा 1 आ जाएगा। यस तो आप सर देखोगे कि 10 फाई कितना आ रहा है, 10 फाई इक्वल टू 1 यानी कि 1045 डिग्री। तो फाई कितना आ गया 45 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 45 को क्या लिख सकते हैं बाय बाय Divide 4 यहाँ से देखोगे आंसर आपका आएगा ऑप्शन ए। क्लियर है सबको, यस सर कोई डाउट। आज की क्लास का कंप्लीट होती है और ये होमवर्क क्वेश्चन है, आपको 7 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, 5 और 3 7 सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बताओ जरा, क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले क्या किया था, पावर का रिवीजन किया था, पावर का रिवीजन किया था ना। उसके बाद सेकंड में क्या किया था, क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन उसके बाद क्या किया था, LC ऑसिलेशन और एलसी ऑसिलेशन। उसके बाद फोर्थ में क्वेश्चंस। इतने में किसी को कोई डाउट है, हाँ सर। डाउट है कोई, ओके। तो अब हमारी क्लास होती है खत्म और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर। क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर। एसी जनरेटर हम पढ़ चुके हैं ना, एसी जनरेटर EMI में,
EMI में Yes, AC sir. जनरेटर पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यस सर। EMI में AC जनरेटर पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे AC जनरेटर के, और हो सकता है थोड़ा सा जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको भी मैं बता दूंगा। लेकिन AC जनरेटर को आप रिवाइज करके तैयार रखिएगा, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस कंसेप्ट पे काम करता है, और कौन सा फंडामेंटल लॉ उसमें यूज होता है। ये सारी चीजें इसी को EMI के चैप्टर में याद रखिएगा उसको, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, ओके यस सर। ओके देन चलते हैं। Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, वेलकम एवरीवन, वेलकम, थैंक यू सर। यू वेलकम बच्चे, Thank you, यू sir. वेलकम, Thank you, sir. Bye, sir. बाय।